नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए एसपीटी से मान्यता बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 13 है। इससे पहले मैं इसका 12 पार्ट बना चुका हूं। उस सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे? भारत के पठार, पर्वत, मैदान, मिट्टी एवं नदियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन 33 सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? 33 सागरों के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसका सबसे ऊपरी एवं सबसे ऊंचा श्रेणी हिमाद्री है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसका सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री श्रेणी है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर जो कि कंचनजंगा है वो किस श्रेणी में अवस्थित है? हिमाद्री श्रेणी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8850 मीटर है जो हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है, जो कि कहाँ पे स्थित है? हिमाद्री में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है तथा तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? शिवालिक है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जिसका सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है, जो एक अवशिष्ट पर्वत है जिसका सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित क्या है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। तथा पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। यह कहाँ है? गुजरात में है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों का कगार है। पश्चिमी घाट कैसा है? एक भ्रंश पठारों का कगार है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत अन्य नाम सह्याद्री में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत अन्य नाम क्या है? सह्याद्री नाम है में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना तथा पाल घाट कोयम्बटूर कोच्चि को जोड़ता है। थाल घाट किसको जोड़ता है? नासिक से मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट मुंबई से पूना को जोड़ता है और पाल घाट कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। भारत का पूर्व समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है उसको। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को कोंकण तट तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को मलाबार तट कहा जाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल कहाँ पे स्थित है? पालनी पहाड़ी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी है। अन्नामुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामुदी कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है।
भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूढ़ कहलाता है। छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? भारत का रूढ़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार पठार मध्य प्रदेश अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालाबार पठार कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ पे स्थित है? पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है? धूपगढ़ी है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? मेघालय में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर में मध्य प्रदेश में है, जो कि सतपुरा क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। भारत में विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड में स्थित कहाँ से होती है? गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। वास्तव में देवप्रयाग में किस किस नदियों की संयुक्त धारा को गंगा कहलाती है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संयुक्त को गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे सहायक लंबी कौन नदी है? यमुना नदी है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगई है। भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? वैगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराकर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी कौन है? बराकर नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है? सुंदरबन है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। और असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सा नाम से जाना जाता है? जमुना नदी से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन कहलाता है? कावेरी कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण का गंगा कहा जाता है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबकर गांव की पहाड़ियाँ है। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में के निकट त्र्यंबकर गांव की पहाड़ियाँ है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्च्यूरी जोरंद मुख कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्च्यूरी जोरंद मुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, एस्च्यूरी बनाती है।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। नदी द्वारा की जाने वाली काट छांट की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है तथा उसे जमा करने की क्रिया क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को किस राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है? गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा का है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है या राजस्थान नहर भी उसे कहा जाता है, जो कि सतलज तथा व्यास नदी से जल प्राप्त करती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है या उसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक है। काली की मिट्टी का विस्तार कहाँ अधिक है? महाराष्ट्र में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। किसके अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? लौह ऑक्साइड के। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें क्या होती है? आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून केरला में होता है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में होता है, जो कि 1 जून से 5 जून तक होती है। कहाँ पे पहली बार होता है? केरला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन कहाँ से होता है? केरला में होता है, जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती मानसून के या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में कहाँ पे वर्षा होती है? तमिलनाडु में वर्षा होती है, और वो वर्षा लौटती हुई मानसून के या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। रबी का फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी का फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है?
जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। रबी फसल में कौन कौन है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि सब रबी फसल है। जबकि खरीफ फसल कौन है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि क्या है? खरीफ फसल है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह परवाल कोरल निर्मित है। लक्षद्वीप समूह क्या है? परवाल कोरल निर्मित है। बेलोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल द्वीप है। बेलोर के निकट श्रीहरिकोटा कैसा द्वीप है? परवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल 36 द्वीप हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव और को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंडरोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंडरोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप विटरा है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है? विटरा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग कैसा भाषा बोलता है? मलयालम भाषा बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दर्रा दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। दक्कन दर्रा कहाँ पे स्थित है? दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। ओंग अंडमान द्वीप के मूल निवासी है। अंडमान द्वीप की मूल निवासी कौन है? ओंग है। सोमपेन निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग हैं। निकोबार द्वीप के आदिवासी लोग क्या है? सोमपेन्स हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। आदम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच स्थित है। आदम ब्रिज कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु श्रीलंका के बीच स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व क्या किससे नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, जो आदम ब्रिज का भाग है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित, जो कि क्या है? आदम ब्रिज का भाग है।